पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे मानव जनन के चैप्टर स्टार्ट किए थे, चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसमें हम लोग देखे थे नर जनन के बारे में देखे थे। नर जनन में देखे थे कि सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है वृषण होता है, उस वृषण के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। वही शुक्राणु जो होता है मूत्राशय के रास्ते से बाहर निकलता है। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मादा जनन के बारे में पढ़ने वाला है। ये भी हम लोग चर्चा किए थे कि उदर गुहा में ही सारे जनन अंग पाए जाते हैं। तो मादा जनन अंग भी उदर गुहा के नीचे ही पाए जाते हैं। उदर गुहा के बारे में पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि उदर गुहा कहाँ पे होता है। ठीक है, तो मादा जनन अंग के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। मादा जनन अंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मादा जनन अंग में रचनाएं पाई जाती है, जिसमें इसमें भी क्या होता है तो 2 अंडाशय होता है। क्या होता है? 2 अंडाशय होता है। मादा जनन अंग में भी क्या होता है 2 अंडाशय, उसमें 2 वृषण होता था, इसी प्रकार से 2 अंडाशय होता है और 2 अंडवाहिनी होता है। अंडवाहिनी होता है, 2 अंडवाहिनी होता है। ओवरी टक भी इसको बोला जाता है, अंडवाहिनी को ओवरी टक भी बोला जाता है। और एक गर्भाशय होता है। तो एक क्या होता है? गर्भाशय होता है, इसको इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। उसके बाद इसी में मादा जनन अंग में से भी इम्पोर्टेंट कुछ अंग है, योनि होता है। योनि होता है और उसके बाद बाह्य जननेंद्रिय होता है। बाह्य जननेंद्रिय मतलब बाहर का जो हिस्सा होता है, तो बाह्य जननेंद्रिय हम लोग कहते हैं। बाह्य जननेंद्रिय पाया जाता है। तो ये सब मादा जनन अंग के अंदर आता है। ठीक है, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मादा जनन अंग के अंदर होता है। तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग डायरेक्ट डायग्राम में सबको दिखा देंगे। डायग्राम में सबको दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। चलिए यहाँ डायग्राम देखते हैं सबसे पहले। यही यहाँ पे डायग्राम है। देखो इस डायग्राम में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या क्या चीज़ है। फंडस इसका कोई जरूरी नहीं है, ये गर्भाशय के ये कहाँ पे रहता है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है मादा के कहाँ पे, तो उदर गुहा में ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उदर गुहा में ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कौन कहाँ पे होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ये अंडाशय होता है, ना कि ये होता है। ठीक है, ये अंडाशय होता है, तो यहाँ पे ये अंडाशय होता है। ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, और अगर इसका बात करेंगे तो यहाँ पर भी अंडाशय होता है और यहाँ पर भी अंडाशय होता है। तो 2 तरफ अंडाशय देखने को मिलता है। तो अंडाशय कितना होता है तो 2 होता है। ठीक है, ये 2 अंडाशय होता है। जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं तीर का निशान लेके वैसे लिख लेना है। ठीक, अगर अंडवाहिनी की बात करेंगे तो 2 अंडवाहिनी होते हैं। तो जो ये रास्ता दिख रहा है ना, ये रास्ता, इस रास्ता को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। तो यहाँ से सही कर लेना है, इसको हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। इधर भी जो रास्ता दिख रहा है इसको भी हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। ठीक, ये जो पहले से दिया उसको भी हटा कर रखना। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी कहते हैं, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक, 2-3 नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आगे चल के हम लोग चर्चा भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है तो ये होता है गर्भाशय। ये जो चित्र यहाँ पे दिखाया गया है तो ये क्या होता है, अभी गुहा को दिया, गुहा मतलब खाली स्थान होता है। सिंपल याद रखना है कि ये क्या होता है, गर्भाशय होता है जहाँ पे बच्चे पलते हैं। ठीक है, तो ये होता है गर्भाशय जहाँ पे बच्चे पलते हैं। और ये इसका एक स्तर होता है, ये जो साइड में रहता है दोनों तरफ से ये वाला स्तर, इसको बोलते हैं गर्भाशय अंत स्तर कहते हैं। इसको हम लोग गर्भाशय के अंत स्तर हम लोग यहाँ पे इसको कहते हैं। ठीक है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। उसके बाद यहाँ पर आगे का जो रास्ता होता है ये, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आगे का रास्ता होता है इसको हम लोग गर्भाशय, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, गर्भाशय यहाँ पे होता है, ये गलत लिखा हुआ है। ये आगे का रास्ता यहाँ पर जो होता है इसको हम लोग गिरीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरीवा कहते हैं। और ये सबसे जो नीचे वाला हिस्सा होता है, तो सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग योनि कहते हैं। इसको हम लोग ये योनि कहते हैं। तो ये वाला जो रास्ता होता है ये योनि का रास्ता होता है। बच्चे इसी रास्ते से बाहर निकलता है जब बच्चे का डिलीवरी होता है। तो
यहाँ पर इसको हम लोग योनि कहते हैं। तो ये पूरा हिस्सा है, इस प्रकार से सबको इंडिकेट कर लेना है। जो चीज़ बोले इसको अंडवानी कहते हैं। इधर भी अंडवानी भी 2 जोड़ा रहता है, अंडाशय भी 2 जोड़ा रहता है। इसी अंडाशय के अंदर अंडक का निर्माण होता है, इसी अंडाशय के अंदर अंडक का निर्माण होता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये सब बात है। अब देखो महिलाओं में अगर हम लोग बात करेंगे, मादा जननांग में बात करेंगे, तो यही सिर्फ मादा जननांग नहीं होता है। इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं, इसको और इम्पोर्टेंट चीज़ आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्तन ग्रंथि। जन्म ग्रंथि भी बहुत सारे पाया जाता है और साथ साथ क्या होता है स्तन ग्रंथि होता है। इसमें महिलाओं में स्तन ग्रंथि भी आता है। इसको भी यहाँ पर हम इस डायग्राम को भी नहीं दिखा रहे। स्तन ग्रंथि क्या होता है, तो वो ग्रंथि जिससे क्या होता है बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो उसको हम लोग स्तन ग्रंथि कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तन ग्रंथि कहते हैं। तो ये भी जनन अंग का भाग होता है महिलाओं में, ठीक। तो ये मादा में ये भी जनन अंग का भाग होता है स्तन ग्रंथि। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब अंडाशय जो होता है, अंडाशय किस प्रकार से होता है, तो अंडाशय के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंडाशय के बारे में दिया हुआ है कि अंडाशय क्या होता है। बेसिकली अंडाशय जो होता है, अभी हम अंडाशय का आकृति दिखाते हैं। अंडाशय में 2 जोड़ी रहता है, एक लेफ्ट की तरफ रहता है, एक राइट की तरफ रहता है, ठीक। अंडाशय का भी कितना 2 जोड़ी होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है, एक राइट की तरफ होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रत्येक मादा में 1 जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, ये हम लोग देख लिया। ये भी उदर गुहा के निचले हिस्सा में, उदर गुहा के जस्ट नीचे वाला हिस्सा, उदर गुहा बता दिए है जो देह गुहा के जस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है। तो उदर गुहा के निचले हिस्सा में श्रोणी गुहा में रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं श्रोणी गुहा। जहाँ पे अंडाशय रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग श्रोणी गुहा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो श्रोणी गुहा कहते हैं, श्रोणी गुहा कहते हैं, जहाँ पे अंडाशय रहता है। दोनों ओर दाएं और बाएं। तो देखो मादा जननांग में सबसे पहले वो आकृति बना लेना है, आकृति में जितना भी डायग्राम दिखा है उसको लिख लेना है, ठीक। उसको वहाँ पे लिख लेना है। ये बाएं और दाएं दोनों तरफ स्थित रहता है। अभी अंडाकार आकृति का रहता है। अगर साइज का बात करेंगे तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई का बात करेंगे तो यहाँ पर दिया भी है, जो इसका लंबाई होता है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 1.5 सेंटीमीटर होता है। और मोटाई का बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका लंबाई चौड़ाई मोटाई दिया हुआ है, ठीक। अंडाशय में पेरिटोनियम झिल्ली पाया जाता है। अंडाशय में अगर बात करेंगे तो उस पर एक झिल्ली पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। तो एक झिल्ली पाया जाता है जिसको हम लोग पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं, पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली पाया जाता है अंडाशय के ऊपर, ठीक। पेरिटोनियम, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस पेरिटोनियम झिल्ली को हम लोग कहते हैं मेसोवारियम, मेसोवारियम। इसको हम लोग पेरिटोनियम झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोवारियम। इसके ऊपर जो पेरिटोनियम झिल्ली पाया जाता है वो मेसोवारियम, इसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो द्वारा उदर के पृष्ठीय दीवार से सटा हुआ रहता है। तो ये कहाँ पे रहता है, उदर के पृष्ठीय दीवार से सटा हुआ रहता है। अंडाशय के भीतर अंडाणु या अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। देखो अब यही थोड़ा देर पहले ही बता रहे थे कि अंडाशय जो होता है, अंडाशय के अंदर क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो यही अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिसको अंडजनन हम लोग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, तो अंडजनन हम लोग कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय संयोजी ऊतक का बना हुआ रहता है। जो अंडाशय होता है वो किस ऊतक का बना रहता है, तो संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक जैसे हम उसमें भी पढ़े थे, नर जननांग में भी पढ़े थे। संयोजी ऊतक का मतलब जोड़ने का काम करता है। तो संयोजी ऊतक का बना हुआ रहता है जो अंडाशय होता है। बना एक परत ट्यूनिका एम्बुलोजिनिया से आच्छादक होता है। तो ये जो अंडाशय होता है एक चीज से ढका हुआ रहता है। जो अंडाशय होता है एक चीज से ढका हुआ रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूनिका एम्बुलोजिनिया कहते हैं, ठीक है। इस परत के नीचे जनन एपिथेलियम का एक परत होता है। इस परत के नीचे एक जनन एपिथेलियम का परत भी पाया जाता है। अंडाशय के ऊपर सबसे परत का होता है तो ट्यूनिका एम्बुलोजिनिया होता है, और उसके अंदर भी एक परत होता है, कि उसके नीचे एक परत पाया जाता है, और उसी कोशिका से क्या होता है, अंडाणु का विकास होता है। जनन एपिथेलियम पाया जाता है, और जनन एपिथेलियम में ही क्या होता है, अंडाणु का विकास होता है। अभी हम फादर पहले ही बता दिए कि अंडाशय ही अंडाणु का निर्माण करता है, अंडाणु का विकास होता है। अंडाणु को इंग्लिश में ओवे कहते हैं, ठीक, ओवे। अंडाशय के अतिरिक्त भाग
तंतुओं एवं संयोजी ऊतक का बना रहता है। अंडाशय का और अतिरिक्त जो भी भाग बच जाता है वो किसका किसका बना हुआ रहता है, तंतु ऊतक और संयोजी ऊतक का बना रहता है, तंतु ऊतक और संयोजी ऊतक का बना हुआ रहता है, जिसे हम लोग स्टोमा कहते हैं, जिसको हम लोग स्टोमा कहते हैं। स्टोमा हम लोग किसको कहते हैं, स्टोमा किसको कहते हैं, जो तंतु और संयोजी ऊतक का बना हुआ रहता है। अंडाशय में, अंडाशय के आंतरिक भाग में जो तंतु और संयोजी ऊतक का बना रहता है उसको हम लोग स्टोमा कहते हैं, जिसको हम लोग स्टोमा कहते हैं। जनन एपिथेलियम में कई कोशिका स्टोमा में जाकर पुटकों का निर्माण करता है। अब देखो, जनन एपिथेलियम में कई कोशिका ऐसा होता है जो कहाँ पे चला जाता है, स्टोमा में चला जाता है। स्टोमा में जाकर किसका निर्माण करता है, तो जनन एपिथेलियम में कई कोशिका जो होता है किस में चला जाता है, तो स्टोमा में चला जाता है। इसी स्टोमा में जाकर क्या करता है, पुटक का निर्माण करता है। क्या करता है, बहुत सारे पुटकों का निर्माण करता है। इसमें से एक कोशिका बड़ी होकर, इसमें से एक कोशिका बड़े होकर अंड कोशिका बनाती है। अब ये जो पुटिका का निर्माण करता है, तो इसी में से एक कोशिका बड़ा होगा अंड कोशिका का निर्माण करता है। फिर ग्रेनुलोसा कोशिका से घिरकर प्राथमिक पुटक बनता है। तो ये फिर क्या होता है, जब अंड कोशिका बनता है तो ये एक चीज से घिर जाता है, किससे, एक कोशिका से घिर जाता है, ग्रेनुलोसा। तो ग्रेनुलोसा कोशिका से घिरकर प्राथमिक पुटक जो बनता है उसको हम लोग प्राथमिक पुटक कहते हैं। पुटक कोशिका विभाजित होती है और दो स्तरों में अंड कोशिका को घेरकर द्वितीयक पुटक बनाती है। फिर देखो, ये जो पुटक कोशिका बना, प्राथमिक पुटक जो कोशिका बना, ये फिर से क्या होता है, ये टूटकर दो स्तरों में अंड कोशिका को घेरकर फिर ये द्वितीयक कोशिका का निर्माण करता है। अब स्टोमेटा से ऊपरी भाग से आता है और इसमें एक क्षेत्र बनता है जिसे एंट्रम कहा जाता है, और इसके एक द्रव होता है जिसे हम लोग पुटिका द्रव भी कहते हैं। इसमें एक द्रव भी पाया जाता है जिसको हम लोग पुटिका द्रव कहते हैं। ये सब अंडाशय के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। अगर बात करेंगे तो एंट्रक तथा पुटिका द्रव के कारण डिप कोशिका एक ओर खिसक जाती है, लेकिन पुटक कोशिकाओं के साथ अपना संबंध बनाए रखती है। कोशिकाओं के इस समूह को डिस्कस पॉलीजेरस कहते हैं। कोशिकाओं के एक समूह को डिस्कस पॉलीजेरस कहते हैं। और अंड को घेरे एक कोशिकीय परत बनती है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो घेर के रखता है अंड कोशिका के। इस परत के बाहर अरीय रूप से लंबी लंबी पुटक कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग, इसके ऊपर भी और भी बहुत सारे पुटक कोशिका होता है जिसको हम लोग कोरोना रेडिएका कहते हैं। परिपक्व पुटक को ग्राफी पुटक कहते हैं। जब ये पुटक परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब इसको हम नाम देते हैं ग्राफी पुटक, जो अंडाशय के बाहरी सतह से निकट खिसक आते हैं। और अंड विस्तरण के बाद पुटक से एक पीले रंग का रचना बनाती है। तो अब पुटक में एक रंग का रचना बनता है जिसको पीले रंग का रचना बनता है। पुटक कोशिका पीतिका कोशिका में परिवर्तित होती है। जब पीला रंग का संरचना बना लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीतिका कोशिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार अंड रहित ग्राफी पुटक जमे रुधिर और पीतिका कोशिका के निर्माण का कॉर्पस ल्यूटिमस कहते हैं। अब देखो, अब अंड रहित ग्राफिक पुटक और रुधिर और पुटिका कोशिका तीनों मिलकर कॉर्पस ल्यूटिमस का निर्माण करता है। और ये अल्पकालिक के लिए होता है, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। अंतस्रावित ग्रंथि का काम करता है और प्रोजेस्टेरोल और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। तो ये जो अल्पकालिक के लिए जो बनता है कॉपर ल्यूटिमस, ये क्या स्रावित करता है, दो प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है। कौन कौन सा, दो प्रकार का हार्मोन जो स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोल। दूसरा जो हार्मोन स्रावित करता है वो कौन सा करता है, तो एस्ट्रोजन सॉरी। तो दूसरा जो स्रावित करता है वो एस्ट्रोजन स्रावित करता है। तो ये दो प्रकार के यहाँ पे हार्मोन स्रावित होता है। यह अवयस्क स्त्री को अंडाशय में लगभग 4 लाख पुटक का विद्यमान होती है। जब भी अगर एक अवयस्क स्त्री का बात किया जाए, मादा का बात किया जाए,
महिला का बात किया जाए तो अवयस्क जो होता है, जो 28 साल से ज़्यादा का एज होता है, उसको अवयस्क कहते हैं। तो उसके जो अंडाशय होता है उसमें लगभग कितना पुटक का निर्माण करता है, तो 4 लाख पुटक का निर्माण होता है। लेकिन स्त्री के संपूर्ण जनन काल में अधिकांश पुटक क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब जितना पुटक बनेगा उतना अंडाणु का निर्माण होगा, ऑब्वियस है। लेकिन जनन काल में ही क्या होता है, अधिकांश पुटक नष्ट हो जाते हैं, होकर स्टोमा में के ऊतक में मिल जाते हैं। जो स्टोमा ऊतक होता है उसमें जाके ये मिल जाता है, और इस अवस्था में पुटकीय अच्छिद्रता कहलाती है। जो नष्ट हो जाता है उसको हम लोग पुटकीय अच्छिद्रता हम लोग कहते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं के बाहर निरसरण की क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। देखो एक शब्द दिया हुआ है ओव्यूलेशन, या इसको हम लोग कह रहे हैं अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग कह रहे हैं, ठीक। तो अंडोत्सर्ग का मतलब क्या है, जब अंडाशय कहाँ से, अंडाशय अंडाणु अंडाशय से निकल के कहाँ पे चला जाता है, तो अंडाणु जो होता है अंडाशय से निकल के अगर फुलोपियन नली में चला जाता है, फुलोपियन नली अभी होता है जो अंडवाहिनी होता है उसमें निकल के चला जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। इसको ओव्यूलेशन भी हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। साधारणतः यह देखने को मिलता है कि प्रत्येक मासिक चक्र में अंडाणु का एकांतर अंडाशय से अंडोत्सर्ग होती है। अंडोत्सर्ग मतलब वही अंडाणु बाहर निकलता है। अंडोत्सर्ग के प्रति 28 दिन पर ये लगभग कितना साल तक महिलाओं में चलता है, तो 45 से 50 वर्ष तक ये चलते रहता है, ठीक है। और एक नारी अपने जन्म की जीवन अवधि में 40 से 50 में करीब कितना अंडाणु, 450 अंडाणु का निर्माण कर लेती है। तो जब भी जन्म काल शुरू होता है, जन्म काल पहले से पता है 12 से 13 वर्ष में शुरू हो जाता है। तो जब भी जन्म काल शुरू हो जाता है महिलाओं में, स्त्रियों में या लड़कियों में, उस टाइम से लेकर कब तक ये चलता है, तो 45 से 50 साल तक ये चलते रहता है, जो अंडाणु का निर्माण होते रहता है। और ये पूरे जीवन काल में लगभग कितना अंडाणु का निर्माण करते हैं लोग, तो ये 450 अंडाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। पुटकीय अच्छिद्रता के समय पुटक कोशिकाएं, अंड कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। बाद में ये अंड कोशिका जो बनती है सब के सब नष्ट हो जाती है, और पुटक के चारों ओर स्थित थीकल कोशिका मिलकर अंतराली कोशिका का निर्माण करती है। इसमें एंड्रोजन स्रावित होता है, तो ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वही इसमें स्रावित होता है अंतराली कोशिका के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभी हम थोड़ा देर पहले उधर डायग्राम दिखाए थे कि ये जो यहाँ पर हिस्सा होता है, यहाँ पर क्या होता है, अंडाणु होता है, सॉरी अंडाशय होता है। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण। मान लो कि एक अंडाणु का निर्माण हुआ, तो यहाँ से निकल के इस फुलोपियन नली में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फुलोपियन नली भी कहते हैं, ओवरी डक्ट भी कहते हैं, या और भी नाम से जानते हो, ओवरी डक्ट भी कहते हैं, और साथ साथ हम लोग क्या कहते हैं, तभी हम लोग नाम पढ़े थे अंडवाहिनी, ठीक। तो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ से ये निकल के इसमें आता है, जब इसमें आता है तो इसको हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडोत्सर्ग मतलब ये अंडाणु यहाँ से क्या हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, अंडाणु यहाँ से निकल गया। और ये प्रत्येक 28 दिन में ऐसा होता है। तो होता क्या है कि ये यहाँ पर 2 अंडाशय होता है, तो एक बार इस ओर से निकलता है, तो दूसरा बार 28 दिन के बाद फिर जो अंडाणु का निर्माण होता है दूसरा बार इस तरफ से निकलता है, ठीक। और ये मासिक चक्र के रूप में हमेशा चलते रहता है। जब भी जन्म अवस्था शुरू हो जाता है, जैसे 12 से 13 साल में जन्म अवस्था की क्रिया शुरू हो जाता है, तो इस अवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। अगर अंडवाहिनी, जो अंडवाहिनी यहाँ पे होता है, अभी हम थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहे थे, ये जो नली होता है अंडवाहिनी का, ये जो नली होता है अंडवाहिनी का, तो ये जो अंडवाहिनी नली होता है ये लगभग बताया जाता है कि कितना, तो ये 12 सेंटीमीटर लगभग होता है, ठीक है। और इस बात को समझ ही लिए कि यहाँ पे जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और एक बार इस तरफ होगा तो एक बार इस तरफ होता है। ऐसा नहीं कि बार बार इस एक ही ओर से अंडाणु का निर्माण होता है। और कितना लगभग अंडाणु का पूरा जीवन काल में हो जाता है, 450 लगभग अंडाणु का निर्माण स्त्रियों के शरीर में देखने को मिलता है पूरा जीवन काल में। और ये कब से कब तक चलता है, जब किशोरावस्था शुरू होता है। तो किशोरावस्था हम लोग पढ़ते हैं 11, 12, 13 यही साल में किशोरावस्था शुरू होता है। और ये कब तक अंडाणु का निर्माण होते रहता है, तो 45 से 50 साल तक होते रहता है। इसका मतलब ये है कि इस साल के एज में कभी भी महिला क्या कर सकती है, बच्चे की माँ बन सकती है, लेकिन 50 साल के बाद वो बच्चे की माँ नहीं बन सकती है। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं है। जब भी पुरुषों में किशोरावस्था शुरू होता है, मान लो 13 साल 14 साल के एज में जब शुरू हो गया, तो वो पूरे जीवन काल तक बच्चे की क्या पिता बन सकते हैं,
आगे का चर्चा हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें दिया हुआ है कि जो इसका दीवार होता है, जो यहाँ पे अंडवाहिनी का दीवार होता है, जो अंडवाहिनी ये नली जो होता है, ये जो अंडवाहिनी नली होता है ये कैसा होता है? संकुचनशील होता है। कैसा होता है? संकुचनशील होता है। संकुचनशील का मतलब बार बार बता चुके हैं कि संकुचनशील का मतलब होता है कि ये दब सकता है, फैल सकता है। जिससे क्या होगा कि अंडाणु जो यहाँ पे अंडाणु निकल के आता है, मान लो कि अंडाणु यहाँ से निकल के यहाँ पे आया, ये अंडाणु अपने आप चल के नहीं आ जाएगा ना, इसको संकुचित करेगा, दबेगा, फैलेगा, तभी जाकर आगे स्थान प्रवाहित करेगा। जैसे हम लोग खाना नली से होते हुए कहाँ पे स्टोमक में जाता है, अमाशय में जाता है, तो वो यहाँ पे क्या होता है, जो नली होता है ग्रास नली, तो वो भी क्या होता है? संकुचनशील होता है। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में। हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है कि अंडवाहिनी और फ्लोपियन नली, अंडवाहिनी को फ्लोपियन नली भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक, तो इसको अलग अलग नाम से, 3 नाम से जानते हैं। अब आगे अगर बात करेंगे तो आगे का हम लोग बात करें गर्भाशय। तो गर्भाशय कहाँ पे होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गर्भाशय भी थोड़ा देर पहले ही बताया कि यही जो हिस्सा होता है यही गर्भाशय होता है, यहाँ पे जो दिख रहा है, और यहीं पर क्या होता है? बच्चे पलते हैं। तो यह थैली समान एक पेशीय संरचना होती है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित रहता है। तो ये कहाँ पे रहता है? जो गर्भाशय रहता है। और मूत्राशय का जो मूत्राशय वाला जो होता है उसे हम लोग देखे थे किडनी से कनेक्ट रहता है, और जो मलाशय होता है जिसे वेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं, ये दोनों के बीच में स्थित रहता है। ठीक है, जो गर्भाशय रहता है, जो गर्भाशय रहता है दोनों के बीच में स्थित रहता है। सब सामने से देखने से यह कैसा आकृति का दिखता है? गर्भाशय का आकृति नाशपति के आकार का दिखता है। गर्भाशय का जो आकृति होता है वो कैसा दिखता है? नाशपति के आकार का दिखता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका दिया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछा नहीं जाता है। इसका गर्भाशय का अगर लंबाई का बात करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो होता है कितना होता है? 3.5 मीटर होता है। ऊंचाई इसका ज़्यादा होता है, 3.5 सेंटीमीटर होता है। इसके ऊपरी भाग को, मुख्य भाग को काय कहते हैं। तो जो इस गर्भाशय होता है, गर्भाशय अगर मान लो कि ऐसे ही रहता है, तो गर्भाशय जब ऐसे रहता है तो जो इसका ऊपरी वाला भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ऊपरी वाला भाग को हम लोग काय कहते हैं, वो चौला होता है। जो ऊपरी वाला भाग होता है वो चौला होता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे निचली वाला भाग का, तो सरकरा होता है। नीचे देख सकते हो ये पतला होते जाता है, नीचे क्या होते जाता है? पतला होते जाता है, जिसे ग्रीवा हम लोग कहते हैं। नीचे जाकर यहाँ पर दिखाए थे, ये वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला हिस्सा को हम लोग ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा को हम लोग ग्रीवा कहते हैं, जो नीचे जाके ग्रीवा देखने को मिलता है। ग्रीवा कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग सर्विक्स कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति मोटी होती है, पेशीय होती है। गर्भाशय की जो भित्ति होती है वो कैसा होता है? मोटी होती है और पेशीय होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पेशीय देखने को मिलता है। गर्भाशय के भित्ति के अंदर स्तर की म्यूकोसा और एंडोमेट्रियम के बने रहते हैं। जो इसका भित्ति का अंदर का स्तर जो होता है वो पदार्थ जो बना रहता है उसको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा कहते हैं, एंडोमेट्रियम हम लोग कहते हैं। सर्विक्स के नीचे, अब सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। थोड़ा देर पहले ही बताए थे। अगर यहाँ का डायग्राम अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स कहते हैं जिसको इंग्लिश में ग्रीवा कहते हैं। यहाँ पे तो ये ग्रीवा होता है, और सबसे ये जो नीचे वाला यहाँ पर हिस्सा होता है इसको हम लोग योनि कहते हैं। ठीक, यहाँ पर दिखाए थे। सर्विक्स के नीचे यहाँ पे योनि देखने को मिलता है। योनि की आकृति के बारे में दिया हुआ है कि योनि का जो साइज होता है 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली का बना होता है, जिसमें समान मूत्राशय एवं पीछे मलाशय, इसके मतलब किसके बीच में रहता है? कि योनि का जो रास्ता होता है ये दोनों के बीच में रहता है। मूत्राशय और जो मलाशय होता है वो दोनों के बीच में योनि का रास्ता देखने को मिलता है। योनि में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती, इसमें कोई ग्रंथि नहीं होती। यह बाहर एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे भग या वल्वा कहते हैं। तो देखो योनि का जो रास्ता होता है वो सबसे जो बाहर हिस्सा जो जाकर खुलता है उसको हम लोग वल्वा कहते हैं, या इसको हम लोग भग कहते हैं। ठीक है, भग एक पतली झिल्ली हाइमेन द्वारा ढकी रहती है। तो भग जो होता है यहाँ पर सबसे जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो एक क्या चीज़ से ढका रहता है? हाइमेन द्वारा ढकी हुई रहती है। लेकिन कभी अचानक इसे चोट लगने या ज़्यादा शरीर परिश्रम करने से ये झिल्ली क्या हो जाता है? टूट जाती है। झिल्ली टूट जाता है। हाइमेन के बाद छोटे स्थान वेस्टिब्यूल इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो छोटा सा वहाँ पे स्थान होता है उसको हम लोग वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो ये झिल्ली किसी प्रकार से भी टूट सकता है, या तो अचानक चोट लगने के कारण या कोई परिश्रम करने के कारण टूट जाता है।
और लघु भोगस्य या माइरोना द्वारा ये घिरा हुआ रहता है। तो ये जो घेर कर जो रखता है उसको हम लोग माइनोरा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है ये सब के सब शरीर के अंदर होता था, ठीक। यहाँ पर वल्वा जो है सबसे शरीर के बाहर, मतलब ये रास्ता है निकलने का, उसको हम लोग वल्वा कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसके बाद जो होता है, तो इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, बाह्य जननेंद्रिय होता है। तो बाह्य जननेंद्रिय के बारे में खैर कुछ पूछता नहीं है, लेकिन ये शरीर के जस्ट जो यहाँ पे योनि का रास्ता होता है, वहाँ पे जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है जो बाहर से दिखाई देता है उसको हम लोग बाह्य जननेंद्रिय कहते हैं। बस इसके बारे में इतना ही जान। अब देखो आगे हम बोले थे कि मादा के शरीर में या स्त्री के शरीर में स्तन ग्रंथि भी पाया जाता है, जो कि जान अंग का ही हिस्सा होता है। इसलिए स्तन ग्रंथि का विकास भी उसी टाइम ज़्यादा होता है जब क्या होता है, प्रेगनेंसी होता है, जब बच्चे की माँ बनने वाले रहते हैं लोग महिला, तब उस टाइम ये स्तन ग्रंथि का विकास होता है। तो स्तन ग्रंथि का ही विकास होता है जिसमें हम लोग देखने को मिलता है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला पाती है। तो इसका विकास तभी ज़्यादा होता है जब जान अंग का विकास होता है तब, ठीक है। ये दूध स्राव करता है, दूध दे देता है, जिससे क्या होता है बच्चे दूध पीते हैं। अब आगे यहाँ पर बात करेंगे तो कुछ मादा जान अंग का कार्य के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो कार्य के अगर बारे में बात करेंगे तो मादा जान अंग का कार्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अंड जन्म, मतलब अंड जन्म का मतलब होता है अंडा, अंडाणु का निर्माण। अंड जन्म मतलब अंडों का निर्माण या अंडाणु का निर्माण बोल सकते हैं। मैथुन के समय योनि द्वारा शुक्राणु का गठन। अब हम लोग अभी रास्ता पढ़ रहे थे, देखो हम लोग पढ़ते हैं कि जो नर होता है वो क्या करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है, ठीक है। तो अभी से कि हम पढ़ते हैं कि बच्चे का निर्माण तभी हो पाता है जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है, मिलता है, तभी जाके क्या होता है बच्चे का निर्माण होता है। अब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेगा कैसे, तो शुक्राणु जो बेसिकली जो शुक्राणु होता है वो मादा के शरीर में डाला जाता है। मादा के शरीर में किस रास्ते से जाता है, अभी हम जो बताए योनि के रास्ते, यही योनि के रास्ते क्या होता है मादा के शरीर में डाला जाता है शुक्राणु। और जब मादा के शरीर में जाता है तो वही अंडाणु के साथ क्या होता है, मिल जाता है। और जब अंडाणु के साथ मिल जाता है तो वही क्या करता है, बच्चे का निर्माण करता है। निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान होना चाहिए। फ्रीबी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और गर्भाशय में पहुंचाना। अब ये फ्रीबी क्या है, तो फ्रीबी द्वारा अंडाणु को पकड़कर गर्भाशय में किस प्रकार से पहुंचाया जाता है, तो ये फ्रीबी जो होता है अभी यहाँ पर हम लोग देखे भी थे, ये तो ये जो देखो यहाँ झिल्ली टाइप का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है यहाँ पर, जो ये देखो अंडाणु यहाँ पे है, तो ये जो फ्रीबी होता है ये किप टाइप संरचना होती है। ये किप टाइप संरचना होती है जिसमें अंडाणु का निर्माण हुआ, इसको क्या करता है पकड़ के इसमें खींच लेता है और फुलोपियन नली में लेके चला जाता है। फुलोपियन नली में लेके चला जाता है और मान लो कि योनि के रास्ते से इधर से शुक्राणु आया, तो शुक्राणु जो आता है ये गति करते हुए कहाँ पे पहुँचता है, फुलोपियन नली में पहुँचता है। तो इधर से अंडाणु आ रहा है और इधर से क्या है शुक्राणु आ रहा है, और यहीं पर आपस में क्या होता है ये दोनों मिल जाता है। और मिल जाता है तो मिलने के बाद ये क्या होता है, निषेचन की घटना हो जाता है जिससे बच्चे का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे यहाँ से स्थानांतरित होकर गर्भाशय में आके चिपक जाता है और गर्भाशय में ही बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय निषेचन का अंडाणु के भ्रूण में परिवर्तन है तो उचित स्थान प्रदान करता है, शिशु के विकास के समय पोषण देता है। अगर वो गर्भाशय ही क्या करता है, शिशु के विकास के लिए पोषण भी प्रदान करता है। वो कैसे करता है उसको हम लोग आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं इसमें, तो आगे जो पढ़ने वाले युग्मक जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले, युग्मक जनन। युग्मक जनन का सिंपल मतलब है कि युग्मक का निर्माण। थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। युग्मक जनन का मतलब होता है, अगर युग्मक जनन का हम बात कर रहे हैं, युग्मक जनन, युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का निर्माण। हम लोग पता है कि हम लोग को नर में युग्मक बनता है तो उसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। और मादा में जो युग्मक बनता है उसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। दोनों में युग्मक का निर्माण होता है, तभी जाकर निषेचन की घटना आगे चल के होगा। अब ये जो युग्मक होता है हम लोग पहले जान चुके हैं, नर में जो युग्मक बनता है वो क्या बनता है, तो जो नर के अंदर जो युग्मक बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जो नर के अंदर युग्मक बनता है उसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं।
तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो शुक्राणु कहते हैं, इसको शुक्राणु कहते हैं। जो मादा के अंदर युग्मक बनता है उसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, उसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों का युग्मक इस प्रकार से बनता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो डायग्राम यहाँ पर बनाने के लिए कहे थे, और इसमें खास कुछ ज़्यादा लिखने के लिए भी आया नहीं, तो थोड़ा सा लेकिन हम यहाँ पे लिखवा देना चाहते हैं। तो क्या लिखाएंगे, 1-2 पॉइंट पहले तो मादा जनन का हेडिंग डाल के जो डायग्राम बनाने के लिए बोले तो डायग्राम बना लेना है, ठीक है, नोट्स के रूप में। और दूसरा अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हम लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट हम लिख देते हैं, ठीक है, कि इसमें जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक जो मादा युग्मक का निर्माण पहले कहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो मादा युग्मक का अगर निर्माण हम देखेंगे तो मादा युग्मक का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अभी हम लोग देखे थे मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है, मादा युग्मक का निर्माण जो होता है अंडाशय में होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं मादा युग्मक जो बनेगा अंडाशय के अंदर बनेगा, तो अंडाशय में ही किसका निर्माण होता है, तो मादा युग्मक का। और ये मादा युग्मक के रूप में यहाँ पे क्या बनता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है, बस इतना ही बेसिकली चीज़ें अभी ध्यान में रखना है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे तो कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। हाँ, 1-2 पॉइंट और याद रख सकते हैं, जैसे कि एक चीज़ बताए कि अगर हम लोग बात करेंगे जो अंडाणु का निर्माण होता है तो मादा में किस एज तक होता है, अंडाणु का निर्माण मादा में किस एज तक होता है, तो मादा में अंडाणु का, और इसको मिटा देते हैं, अंडाणु का निर्माण 45 से 50 वर्ष तक होता है। बस इतना लिख लेना, 45 से 50 वर्ष तक होता है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर इन करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ा युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे।